जय हिंद दोस्तों। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राम्स ऑनलाइन क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विषय विज्ञान के मॉडल पेपर पर, जो क्लास 10th के ऊपर है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो बिना देरी के लिए शुरू करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप लोग को कुछ निर्देश देखने के लिए मिल जाते हैं। निर्देश देखिए, ये दिया हुआ है कि आपको 15 मिनट निर्धारित किए गए हैं 15 मिनट पढ़ने के लिए, और इस प्रश्न पत्र को दो खंड में विभाजित किया गया, खंड अ और खंड ब में विभाजित किया गया है। और एक और निर्देश देखने के लिए मिल जा रहा है दोस्तों कि जो अ और ब निर्देश दिए गए हैं उनको 3 उपखंड में विभाजित किया गया है। ठीक है दोस्तों, और बोला गया यहाँ पे खंड अ जो है आपका वो एक अंक का है और बहुविकल्पी है। इन बहुविकल्पी प्रश्नों को आप लोग OMR पे भरना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो बिना देरी किए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। उपखंड 1, पहला क्वेश्चन दोस्तों ये देखिए दिया हुआ है, बोल रहा है किसी वस्तु का आभासी और आकार में बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे दर्पण की बात किया जा रहा है। हम लोग थोड़ा सा दर्पण की बात कर लेते हैं। तो एक ऐसा उत्तल दर्पण होता है और अवतल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण में सदैव हमेशा आभासी बनता है, लेकिन वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है दोस्तों, और अवतल दर्पण में आभासी भी बनता है और वास्तविक भी बनता है, और वस्तु से बड़ा और छोटा दोनों बनता है। बट उत्तल दर्पण में सदैव हमेशा का हमेशा छोटा ही प्रतिबिंब बनता है और आभासी बनता है। क्वेश्चन में पूछा गया कि आभासी तो बनना चाहिए, लेकिन वस्तु से आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो दोस्तों अवतल दर्पण में दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अवतल दर्पण। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि किसी वस्तु का आभासी व आकार में बड़ा, सेम क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है, आभासी और आकार में बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करना चाहिए। इस बार लेंस पूछ दिया है। तो दोस्तों थोड़ा सा लेंस के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो अवतल लेंस की बात किया जाए तो अवतल लेंस में दोस्तों पूरा का पूरा प्रतिबिंब जो है वस्तु से इसमें भी छोटा बनता है। इसमें उल्टा होता है, उसमें उत्तल दर्पण में सारा का सारा छोटा बनता है, इसमें अवतल लेंस में सारा का सारा छोटा बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीसरा, आकाश के नीला रंग दिखाई देने का क्या कारण है। आकाश के नीला रंग दिखाई देने का क्या कारण है दोस्तों। पहला ऑप्शन देखिए, प्रकाश का परावर्तन। दूसरा ऑप्शन दिया है प्रकाश का अपवर्तन। तीसरा ऑप्शन दिया है प्रकीर्णन। चौथा ऑप्शन दिया है विक्षेपण। तो दोस्तों यह क्रिया जो होती है वो प्रकीर्णन के कारण होती है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। प्रकाश की चाल अधिकतम होती है दोस्तों, प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किस में होती है। पहला ऑप्शन दिया है जल में, दूसरा ऑप्शन दिया है कांच में, तीसरा ऑप्शन दिया है हीरे में, और चौथा ऑप्शन दिया है निर्वात में। तो दोस्तों निर्वात में सबसे अधिक प्रकाश की चाल होती है। सबसे अधिक चाल प्रकाश की निर्वात में होती है, जहाँ पे कोई मीडियम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, बोल रहा है यदि तीन विभिन्न प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित कर दिए जाएं तो उनके सभी के निश्चित रूप से एक समान होगा। क्या एक समान होगा, अर्थात सेम, उन सभी में क्या सेम होगा। जैसे मैंने बोल दिया एक प्रतिरोध ये है, और एक दूसरा प्रतिरोध ये है, और एक तीसरा प्रतिरोध ये है। इन सबको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है, तो इसमें क्या चीज़ नियत यानी समान रहेगा दोस्तों। इसमें जो धारा जाएंगी वही धारा दोनों सब में क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो धारा का होगा वो सेम हो जाएगा। प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर, जी नहीं ये गलत हो जाएगा। प्रत्येक प्रतिरोध के उत्पन्न होने वाली ऊष्मा, जी नहीं ये भी गलत हो जाएगा। प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा का मान, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और उसमें से कोई नहीं, ये तो नहीं हो जाएगा, यानी ये आपका सी ऑप्शन नंबर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप समझ में आ रहा होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही ईजी आते हैं साइंस के क्वेश्चन, आप लोग को बस थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, किसी विद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिर के बीच का विभवांतर का इकाई यानी मात्रक होता है दोस्तों। तो विभवांतर का मात्रक क्या होता है, तो विभवांतर का मात्रक क्या होता है। देखिए दोस्तों पहला ऑप्शन दिया है ओम। ओम दोस्तों प्रतिरोध का मात्रक होता है। एम्पियर दूसरा ऑप्शन दिया, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है। और तीसरा ऑप्शन दिया है वोल्ट। वोल्ट आपका जो होता है
ये विभवांतर का मात्रक होता है, अर्थात यही करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों वाट आपका शक्ति का मात्रक होता है, इसलिए शक्ति का मात्रक होता है वाट, इसलिए विभवांतर का मात्रक वोल्ट होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, बोल रहा है चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित धारावाही चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। दोस्तों ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के आधार पर निर्धारित है। ठीक, और यहाँ पे ये क्या चीज़ दिखा रहा है उसको हम लोग पढ़ते हैं एक बार। तो बोल रहा है कि जो बल की दिशा होती है वो किस तरफ होती है। चुंबकीय क्षेत्र के समांतर जी नहीं दोस्तों, हमेशा एक दूसरे के लंबवत होते हैं, वो समांतर कभी नहीं होते हैं। चालक में होने वाली धारा की दिशा के समांतर ये भी नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, इन दोनों दिशाओं के अभिलंबवत। जी हाँ दोस्तों, यही करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 केमिस्ट्री आ गया, उपभाग 2 हो गया है। ठीक, उपभाग 2 चालू हो गया है। अब दूसरे उपभाग में देखिए क्या दिया हुआ है, बोल रहा है एल्केनो का रासायनिक सूत्र है। एल्केनो का, तो दोस्तों आप लोग ने पढ़ा होगा आईपीएससी नेम में एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो CnH2n +2 होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जिसका आंसर होगा वो करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, देखिए CnH2n +2 इतना गिवन है, यानी एल्केन का जो रासायनिक सूत्र होगा या सामान्य सूत्र होगा वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 निम्नलिखित में से बोल रहा है कौन सा सजाती है। सजाती यानी समान जातियों वाले। समान जातियों वाले कौन कौन से हैं ये हमको चेक करना है। दोस्तों पहला वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इसमें कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4 है। ठीक, तो 2 गुना है इसमें, और इसमें क्या है दोस्तों, कार्बन हाइड्रोजन, इसमें भी आपका 2 गुना है, दोनों 2 गुना है, यानी ये दोनों समान जाति के हैं। ठीक है दोस्तों, ओके, ये दोनों पहला समान जाति तो सजाती हैं। नेक्स्ट आपको ये दिख रहा होगा, ये OH ग्रुप का है, यानी अल्कोहल समूह का है, और ये आपका एल्डिहाइड समूह का है, इसलिए ये दोनों सेम नहीं है, ये सजाती श्रेणी नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये CHO है, ये भी CHO ग्रुप है, अर्थात ये दोनों CHO ग्रुप है, इसका मतलब ये दोनों सजाती श्रेणी है। ये OH समूह के है और ये ईथर समूह का है, इसलिए ये भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, यानी पहला और तीसरा ऑप्शन जो है करेक्ट है। देख लेते हैं पहला और तीसरा कहाँ मैच कर रहा है। इसमें पहला तीसरा नहीं है, पहला तीसरा ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ठंडे जल के साथ, कौन सा धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस देता है। दोस्तों इसमें से कौन सा ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है। दोस्तों मैं आप लोग को थोड़ा सा रिमेम्बर कराना चाहता हूँ, आप लोगों ने धातु में पढ़ा होगा, उसमें सोडियम और एक पोटेशियम ऐसे धातु हैं जो ठंडे जल से बहुत तेजी से क्रिया करते हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन दिया होगा सोडियम और पोटेशियम, ये दोनों आंसर सही हैं, तो पोटेशियम ऑप्शन दिया हुआ है ये करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, बोल रहा है 0 pH वाला विलयन होता है, जिसका pH 0 होता है वो कौन सा विलयन होता है। तो दोस्तों 0 से लेके 7 तक का जो विलयन होता है वो अम्लीय विलयन दर्शाता है। क्या दर्शाता है, अम्लीय, तो ये अम्लीय हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये आपका ये भी रसायन से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है सूर्य के प्रकाश एवं पर्णहरिण की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल संयोग करके जुड़ के निम्नलिखित में से क्या कौन सा यौगिक बनाते हैं। तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज मिलके और सूर्य की उपस्थिति में हमारा ग्लूकोज बनाते हैं, इसी से सारा चीज जो होता है निर्मित होता है, पौधों की वृद्धि होती है, निर्धारित होती है इन्हीं पर। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ग्लूकोज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण करके कौन सा यौगिक उपयुक्त होता है। ठीक है, इसको पूर्ण करने के लिए कौन सा यौगिक उपयुक्त होता है। तो दोस्तों दिख रहा होगा आप लोग को, यहाँ पे बैलेंसिंग करनी है थोड़ी सी, ये इसकी उपस्थिति में कराई जा रही है। यहाँ पे पोटेशियम रखेंगे तो यहाँ पे पोटेशियम तो कोई चीज़ मिल नहीं रहा है, हाँ सोडियम से कराएंगे तो आराम से मिल जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे उपखंड 3
विभाजित हो गया है, यानी उपखंड 3 चालू हो गया है, शुरू हो गया है। अब उपखंड 3 में आपका बायोलॉजी से पोर्शन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, 14 से 20 तक के हैं, 6 क्वेश्चन इसमें से आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या होता है। जो पौधे होते हैं उनमें फ्लोएम का क्या काम होता है। तो फ्लोएम दोस्तों ऊपर से नीचे तक जाता है, अर्थात उनके तनाव से, उनके पत्तों से जो होता है वो एकदम तनाव और जड़ों तक ले जाता है, स्थानांतरण का काम करता है खाद्य पदार्थों का। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है कि जल व खनिज को का परिवहन करता है। नहीं दोस्तों, ये जाइलम करता है, फ्लोएम काम ये नहीं करता है। वाष्पोत्सर्जन का भी काम ये नहीं करता है, शरीर से मतलब कि उनके छिद्र में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का क्रिया भी ये नहीं करता है फ्लोएम। खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। जी हाँ दोस्तों, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण ही करता है, अर्थात उनकी पत्तियों से लेकर उनके जड़ों और तनाव तक फैलाने का काम करता है फ्लोएम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। बोल रहा है मनुष्यों में पाचन की शुरुआत किस अंग से हो जाती है। अर्थात मनुष्यों में किस अंग से पाचन की क्रिया होना शुरू हो जाता है और आधा भोजन जहाँ तक पच जाता है वो मुख में पच जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन्स है। पादप हार्मोन्स देखिए दोस्तों, जिब्रेलिन है, यही पादप हार्मोन्स है। बाकी जितने भी दिए गए हैं वो सब जंतु हार्मोन्स है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है वृद्धि हार्मोन से स्रावित होता है। वृद्धि हार्मोन से क्या चीज स्रावित होता है। तो दोस्तों वृद्धि हार्मोन से किस ग्रंथि से स्रावित होता है, यहाँ पे ये क्वेश्चन था। तो ये पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पराग कोश के अंदर पाया जाता है। तो ये पराग कण है। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि पुष्प का जननांग, जो पुष्प होते हैं उनका जननांग कौन सा भाग होता है। तो जायज होता है। ठीक है दोस्तों, जायांग होता है। और क्वेश्चन नंबर 20 आपका दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 ये बोल रहा है कि वायुमंडल में ओजोन परत जो होता है वो पृथ्वी को किस चीज़ से बचाता है। तो वो पृथ्वी के यूवी रे से बचाता है दोस्तों। ठीक है,